जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, रिसर्च एप्लीकेशन की जो क्लासेस हमारी रेगुलर देखने को मिल रही है, इसी कड़ी के अंदर आज हम आपके एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। जितनी भी आपकी यूनिट दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है आपके सिलेबस के अंदर, पाँचों यूनिट के एमसीक्यू आज की इस क्लास के अंदर पूरे कंप्लीटली हम कर लेंगे। और इन क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपके एग्जाम से 24 घंटे पहले आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। और आज ही आपके शाम 8 बजे आपकी महामैराथन क्लास आने वाली है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसके अंदर सारे सिलेबस का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, सारी यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो है खात्मा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट पर्सन यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। यूनिट फर्स्ट के ये क्वेश्चन लिए हैं हमने। नेक्स्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन है कि अनुसंधान का सबसे सरल अर्थ क्या है। अनुसंधान का सबसे सरल अर्थ होता है किसी प्रश्न का व्यवस्थित और तार्किक उत्तर खोजना, इसका सरल अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अनुसंधान को संगठित जिज्ञासा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है किसी समस्या का समाधान नियमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से खोजा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि दैनिक जीवन में नया मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले अलग-अलग ब्रांड की तुलना करना किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ये एक लघु अनुसंधान प्रक्रिया है। मिनी रिसर्च प्रोसेस के अंतर्गत ये आता है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि यात्रा के लिए सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए गूगल मैप्स पर विकल्पों की तुलना करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये आपके कहलाता है व्यवहारिक अनुसंधान का उपयोग यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि पढ़ने और अनुसंधान में मुख्य अंतर क्या है। पढ़ने और अनुसंधान में मुख्य अंतर होता है, पढ़ना केवल सामग्री को ग्रहण करना है, जबकि अनुसंधान किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर खोजना होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर है कि अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। परीक्षा की तैयारी या किसी विषय की समझ विकसित करना अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि एक अनुसंधानकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। उसका महत्वपूर्ण गुण होता है जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि व्हाट्सएप पर आए किसी संदेश की सत्यता की जांच करना क्या दर्शाता है। वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण को ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि किसी दुकान से सामान खरीदने से पहले दूसरी दुकान पर कीमतों की तुलना करना अनुसंधान के किस गुण को दर्शाता है। तो ये आपके धैर्य और सूक्ष्म अवलोकन के गुण को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सूचना के स्रोत में प्राथमिक स्रोत किसे माना जा सकता है। तो प्राथमिक स्रोत जो है परिवार के सदस्य और मित्र को यहाँ पर प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत माना जा सकता है। अनुसंधान में ईमानदारी का क्या अर्थ है। ईमानदारी का अर्थ है कि प्राप्त परिणामों को बिना किसी छेड़छाड़ के सही प्रस्तुत करना, सही तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि किसी फिल्म को देखने से पहले उसके रिव्यूज देखना अनुसंधान की कौन सी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये आपके निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिएगा दैनिक जीवन में जो है किसी नई रेसिपी रेसिपी यानी व्यंजन विधि को चुनते समय विभिन्न वेबसाइट्स की तुलना करना क्या है। तो क्या है ये आपकी एक लघु शोध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए एक से अधिक स्रोतों से जानकारी का मिलान करना क्या कहलाता है। तो ये आपके क्रॉस वेरिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुसंधानकर्ता को खुले विचारों वाला क्यों होना चाहिए, क्योंकि ताकि वह नए तथ्यों को खोज सके और बदलावों को स्वीकार कर सके। इस प्रकार से जो है ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा कॉलेज का पाठ्यक्रम चुनते समय सीनियर छात्रों से सलाह लेना सूचना का कैसा जो है आपके स्रोत है। तो ये व्यक्तिगत और विश्वसनीय स्रोतों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सूक्ष्म अवलोकन का अर्थ क्या है। सूक्ष्म अवलोकन का अर्थ होता है बारीकियों और छोटे-छोटे तथ्यों पर गहराई से ध्यान देना यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि आपके इंटरनेट पर मिली हर जानकारी को सही मान लेना एक अच्छे अनुसंधानकर्ता का लक्षण है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्यता की जांच करना बड़ा ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिएगा धैर्य अनुसंधान में क्यों आवश्यक है, क्योंकि सही निष्कर्ष तक पहुंचने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए धैर्य होना
जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण होता है समस्या या फिर प्रश्न की पहचान करना। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीविज़न पर समाचार देखना किस प्रकार का स्रोत है? तो कि ये जो है आपके सूचना का स्रोत है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधान का मुख्य लक्षण क्या है? नए ज्ञान की प्राप्ति या पुराने ज्ञान का परिमार्जन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दुकानदार से किसी सामान की वारंटी के बारे में पूछना अनुसंधान के किस गुण को दर्शाता है? तो ये सतर्कता और जानकारी जुटाने के गुण को आपके दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि अध्ययन और अनुसंधान में क्या समानता है? दोनों में मस्तिष्क का उपयोग और सीखने की प्रक्रिया शामिल है होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुसंधान की अवधारणा का परिचय कैसा होना चाहिए? तो ये आपके सरल, तार्किक और व्यवस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि परिवार के बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभवों के बारे में पूछना क्या है? तो ये क्या है आपके? ये सूचना का पारंपरिक और अनुभवजन्य स्रोत है। नेक्स्ट देखो कि किसी विषय पर समाचार पत्र में लेख पढ़ना क्या कहलाता है? तो ये आपकी सूचना एकत्रण करना कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि एक अनुसंधानकर्ता को कैसा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर पक्षपाती जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर जो है व्यवस्थित ढंग से खोजते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह एक अनुसंधान का रूप ले लेता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन का महत्व क्या है? तो गलत जानकारी से बचना और सत्यता को पक्का करना इसका जो है होता है। अब हमारे यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। चलिएगा देखते हैं। गूगल पर किसी वाक्यांश की प्रत्यक्ष खोज के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का चिन्ह होता है ये उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट देखिएगा कि किसी विशेष वेबसाइट के भीतर खोजने के लिए गूगल सर्च में किस ऑपरेटर का उपयोग होता है? तो यहाँ पर साइट्स का उपयोग जो है होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर रिवर्स इमेज सर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोटो के स्रोत की जानकारी प्राप्त करना होता है। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जानकारी का सत्यापन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता जो है सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि विकिपीडिया का उपयोग किस रूप में किया जाना उपयुक्त है? तो इसका प्रारंभिक जानकारी और संदर्भ स्रोतों के लिए करना ये जो है आपके सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि एआई उपकरणों जैसे चैट जीपीटी हो गया के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कि उनके उत्तरों का सत्यापन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि साहित्यिक चोरी का अर्थ क्या है? तो साहित्यिक चोरी का अर्थ है कि किसी और के कार्य को बिना श्रेय दिए अपना बताना, ये साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, डिजिटल दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ये आपके गूगल ड्राइव भी है, फ़ोल्डर संरचना भी है और व्यवस्थित नामांकन भी है। उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएँगे। एनलिस्ट और आपके डेलनेट है वो आपके आदि क्या है? ये आपके ई संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि पैराफ्रेसिंग का अर्थ क्या है? पैराफ्रेसिंग का अर्थ है किसी विचार को अपने शब्दों में लिखना, किसी भी विचार को जो है अपने शब्दों में लिखना जो है पैराफ्रेसिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रभावी खोज के लिए कीवर्ड से कैसे होने चाहिए? विषय से संबंधित और सटीक होने चाहिए। ये तो निश्चित तौर पर आप सभी को पता होगा। किसी जानकारी की विश्वसनीयता की जांच के लिए कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण होता है? तो लेखक की जो है साख और प्रकाशन तिथि जो है महत्वपूर्ण होती है। तथ्य जांच करने वाली जो है वेबसाइट क्या कहलाती है? तो जो कहलाती है वो आपके दावे की सच्चाई की जांच करती है। वेबसाइटें क्या करती है? दावे की सच्चाई की जांच है वो करती है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर एआई उपकरणों का उपयोग करने के लिए बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका क्या है? तो बेहतर तरीका यहाँ पर देखिएगा प्रभावी और स्पष्ट जो है प्रॉम्प्ट जो है देना, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ओपन एक्सेस शोध पत्रिका का अर्थ क्या है? तो ये ओपन एक्सेस शोध पत्रिका का जो अर्थ है वो है आपकी ऐसी पत्रिका जो सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा गूगल में फिल्टर का उपयोग करने से क्या होता है? खोज के परिणाम अधिक सटीक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि डिजिटल दस्तावेजों का व्यवस्थित नामकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर फाइल को आसानी से ढूंढने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या विकिपीडिया को शैक्षणिक शोध का अंतिम स्रोत मानना चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर होगा
नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, एआई के माध्यम से अध्याय का सारांश प्राप्त करना कैसा है? तो कैसा है ये आपके जो है पढ़ाई में मददगार तकनीक है। पढ़ाई में क्या है? मददगार तकनीक के अंतर्गत आता है। ये आपकी पढ़ाई में जो है मददगार तकनीक के रूप में यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखिएगा कि शोध में किसी स्रोत का उल्लेख करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर साहित्यिक चोरी से बचने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किसी वेब पेज पर तिथि खोजना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जानकारी कितनी पुरानी है या नई है, ये जानने के लिए ये आवश्यक है, ये और महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रिवर्स इमेज सर्च किस टूल द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपके गूगल इमेज के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल प्रबंधन में फोल्डर संरचना से क्या लाभ है? तो इससे लाभ है डेटा जो है व्यवस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि एआई टूल्स का उपयोग करके परीक्षा की पुनरावृत्ति कैसे की जा सकती है? तो कैसे की जाती है? सारांश और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट है पुस्तकालय के जो है आपके कैटलॉग का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ का क्या कार्य है? पुस्तकों की उपलब्धता और स्थान की जानकारी देना इसका होता है कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि एक भरोसेमंद स्रोत की पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि उसका लेखक और संस्था है, वो उसका लेखक और संस्था क्या होती है? जो है स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है साइट, आपके साइट स्पेसिफिक शर्त का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपके साइट edu.in जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बिना स्रोत का उल्लेख की कॉपी पेस्ट करना क्या कहलाता है? तो ये साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है आपकी फाइलें कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, कहीं से भी, और डेटा फाइलें कभी नहीं जो है खोती है, डेटा का बैकअप बना रहता है, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या एआई उपकरणों को पूरी तरह से सत्य माना जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, इनमें त्रुटियां हो सकती है। अब हमारी यूनिट नंबर 3 शुरू हो जाती है। देखिएगा यूनिट नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली, आवेदन पत्र, आरटीआई के बारे में, जीवन वर्त और ईमेल शिष्टाचार के बारे में बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि औपचारिक पत्रों में विषय यानी सब्जेक्ट का क्या महत्व होता है? तो इसके अंदर पत्रों के मुख्य उद्देश्य को संक्षिप्त में बताने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राचार्य को अवकाश के लिए लिखे गए आवेदन में संबोधन क्या होना चाहिए? तो महोदय या श्रीमान यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन के साथ कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होता है? चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पर आवश्यक होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट देखिएगा कि बोनाफाइड प्रमाण पत्र का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो छात्र के उस संस्थान का नियमित छात्र होने की पुष्टि के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि परिचय पत्र यानी आईडी कार्ड के पुनः निर्गमन हेतु आवेदन में क्या बताना आवश्यक होता है? तो पुराने कार्ड के खो जाने और खराब होने का कारण बताना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखते समय इनमें से क्या सबसे प्रभावशाली होता है? तो ठोस तर्क, वित्तीय स्थिति का स्पष्ट विवरण और आपके जो है होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शुल्क रियायत के आवेदन के साथ कौन सा जो है सहायक दस्तावेज संलग्न करना चाहिए? तो अभिभावक का आय प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रभावी आवेदन पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो सरल, स्पष्ट और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। जीवन वृत्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है नियोक्ता को अपनी योग्यता और कौशल की जानकारी देना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रथम इंटर्नशिप के लिए आदर्श रिज्यूम को कितने पृष्ठों का होना चाहिए? तो यहाँ पर केवल 1 पृष्ठ का होना चाहिए। रिज्यूम में जो है करियर ऑब्जेक्टिव का क्या अर्थ है? तो इसका है आपकी करियर का लक्ष्य और आप संस्था को क्या दे सकते हैं, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि औपचारिक ईमेल लिखते समय सीसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है कार्बन कॉपी, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि ईमेल में बीसीसी जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है इसका उपयोग जो है कब किया जाता है? तो जब आप प्राप्तकर्ताओं की सूची को एक दूसरे से गुप्त रखना चाहते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 को ये लागू हुआ था। आरटीआई आवेदन के माध्यम से जो है छात्र क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? छात्रवृत्ति की स्थिति, अंक तालिका सत्यापन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है कि आरटीआई आवेदन शुल्क के लिए सामान्यतः कितने रुपए का पोर्टल
ऑर्डर लगता है तो यहाँ पर 10 रुपये का पोर्टल ऑर्डर यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः आरटीआई आवेदन का उत्तर कितने दिनों के भीतर मिलना चाहिए, तो 30 दिनों के भीतर मिलना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि छात्रावास में सुविधाओं की कमी के लिए पत्र किसे जो है संबोधित किया जाना चाहिए, तो वार्डन छात्रावास अधीक्षक को किया जाना चाहिए। प्रवर्जन प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है, तो एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन का जो है मुख्य आधार क्या होता है, छात्र का शैक्षणिक रिकॉर्ड और व्यवहार इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है कि औपचारिक ईमेल में सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संक्षिप्त और विषय के अनुकूल यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ईमेल शिष्टाचार के अनुसार शिक्षकों को लिखते समय कौन सा संबोधन उचित होता है, तो रिस्पेक्टेबल जो है टीचर्स का नेम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ईमेल के अंत में सिंग ऑफ जो है समापन के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपके रिगार्ड्स और सिंसियरली का यूज होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ईमेल में बड़े अक्षरों में लिखने का क्या मतलब माना जाता है, तो चिल्लाना या गुस्सा जाहिर करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है किसी कंपनी को इंटर्नशिप के लिए आवेदन करते समय रिज्यूम के साथ जो है क्या भेजना चाहिए, क्या भेजना चाहिए, कवर लेटर भेजना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि अंक तालिका के पुनर्निर्गमन हेतु आवेदन कहाँ किया जाता है, तो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के परीक्षा विभाग में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो है आपके प्रोफेशनल टोन का क्या अर्थ है, तो संतुलित, विनम्र और आपके कार्य केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ईमेल में जो है अटैचमेंट का उपयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, साथ में दस्तावेज जैसे पीडीएफ इमेज भेजने के लिए होता है। शिकायत पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखिएगा यहाँ पर जो है केवल समस्या का वर्णन हो, भाषा अभद्र न हो, समस्या के साथ साथ सुझाव समाधान की अपेक्षा हो, दिनांक और संदर्भ यहाँ पर स्पष्ट हो, यानी सभी के सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि औपचारिक पत्र के अंत में हस्ताक्षर के ऊपर जो है क्या लिखना चाहिए, तो आपका आज्ञाकारी भवदीय भी लिख सकते हैं। और हमारे जो है टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर सारा का सारा ये जो है रिसर्च एप्लीकेशन का मटेरियल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे जो है आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को भी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट की तरफ से। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर आपकी जो है 4 उसकी बात करेंगे, उसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यूनिट नंबर 4 यहाँ पर जो है आंकड़ों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिएगा डाटा से संबंधित आंकड़े यानी डाटा से क्या तात्पर्य है, तो ये इससे तात्पर्य होता है किसी विषय से संबंधित एकत्रित तथ्य एवं जानकारी से इसका तात्पर्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन का आंकड़ा है, तो दैनिक जीवन का आंकड़ा है आपके क्रिकेट का स्कोर यहाँ पर दैनिक जीवन के अंतर्गत आता है। मौसम संबंधी जानकारी निम्न में से किसका आंकड़ा जो है शामिल हो सकता है, तो इसका होता है आपके तापमान का हो सकता है इसके अंतर्गत। परीक्षा के अंकों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जा सकता है, तो विद्यार्थी के प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। मासिक व्यय का आंकड़ा किससे संबंधित है, तो यह आपके जो है खर्च से संबंधित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा उपस्थिति प्रतिशत किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है, तो ये आपके विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति की जानकारी को प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली क्या होती है, तो यह आपके प्रश्नों का व्यवस्थित समूह होती है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आंकड़ों एवं प्रतिक्रियाओं का संकलन करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस विषय पर प्रश्नावली बनाई जा सकती है, तो यह आपके जो है पसंदीदा खाद्य पदार्थ पर भी बनाई जा सकती है, स्क्रीन समय पर भी और आपके अध्ययन की आदतों पर भी उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है गूगल फॉर्म का उपयोग किस कार्य के लिए यहाँ पर जो है किया जो है जा सकता है, तो गूगल फॉर्म का उपयोग जो है प्रश्नावली तैयार करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली में प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर जो है स्पष्ट और सरल यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक्सेल का, गूगल शीट्स का, सरल सारणी का उपयोग सभी यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सारणी में जो आपके कॉलम यहाँ पर सारणी है उसके अंदर जो है क्लम्बन हैंड आपके हेडिंग का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है स्तंभ का शीर्षक। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि आंकड़ों का सारणी में व्यवस्थित करने का मुख्य जो लाभ है
वो क्या है, मुख्य लाभ जो है वो क्या है, तो मुख्य लाभ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि एक्सेल और गूगल शीट किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बार ग्राफ से जो है, बार ग्राफ से को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है स्तंभ आरेख, इसको कहा जाता है। बार ग्राफ का उपयोग जो है एक मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो इसका विभिन्न श्रेणियों के आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। पाई चार्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वृत्त आरेख जो है कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि पाई चार्ट में आंकड़ों को किस रूप में जो है दिखाया जाता है, तो फिर इसको जो है वर्ष के विभिन्न भागों के रूप में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आपके जो है लाइन ग्राफ्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको रेखा आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाइन ग्राफ से किस प्रकार के आंकड़ों को समझने में जो है विशेष रूप से जो है उपयोगी है, तो ये आपके समय के साथ होने वाले परिवर्तन के लिए जो है विशेष रूप से उपयोगी होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी विद्यार्थी का स्क्रीन समय प्रतिदिन दर्ज किया जाए, तो इससे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा ग्राफ जो है उपयोगी हो सकता है, तो यह आपके लाइन ग्राफ उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट है कि यदि कक्षा में विद्यार्थियों के पसंदीदा खाद्य पदार्थों की तुलना करनी हो, तो कौन सा चार्ट उपयोग किया जाएगा, तो बार ग्राफ्स का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि समाचार पत्रों में आंकड़ों को आकर्षक ढंग से चित्रों एवं चार्ट के माध्यम से जो प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपके इंफोग्राफिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंफोग्राफिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका होता है आंकड़ों एवं जानकारी को सरल और आकर्षक ढंग से जो है समझना होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत बजट में सबसे जो है पहले किस प्रकार की जानकारी दर्ज की जा सकती है, तो किस आय और जेब खर्च की जानकारी दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत बजट में व्ययों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जानने के लिए कि पैसा किन किन क्षेत्रों में खर्च हो रहा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बजट के जो है व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आता है, भोजन, यात्रा, मनोरंजन, सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि आंकड़ा आधारित अध्ययन का दैनिक जीवन में क्या लाभ है, तो इसका लाभ है बेहतर निर्णय लेने में सहायक ये होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्न में से आंकड़ों के अध्ययन की सही प्रक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर उदय का आंकड़ों का संकलन होता है, व्यवस्थितीकरण होता है, चार्ट ग्राफ बनता है और उसके बाद विश्लेषण इसका किया जाता है। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 यानी अंतिम यूनिट की हम बात करेंगे। अब अंतिम यूनिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस यूनिट के अंदर हम स्मार्ट खरीदारी, उपभोक्ता अधिकार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, डिजिटल भुगतान एवं बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और आपकी शाम को 8 बजे जो आपकी महामैराथन क्लास है उसके अंदर आप जो है लाइव जरूर आइएगा दोस्तों। उसके अंदर यदि आपकी संख्या सबसे ज़्यादा रहती है तो हमारा भी मोटिवेशन जो है बढ़ता है, ताकि हम विद्यार्थियों के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किसी उत्पाद को खरीदने से पहले सबसे पहले किस जानकारी को देखना चाहिए, तो किस जानकारी को देखना चाहिए कि लेबल पर दी गई आवश्यक जानकारी को देखना जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एमआरपी का पूरा नाम क्या है, तो एमआरपी का पूरा नाम होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है कि किसी खाद्य उत्पाद की समाप्ति तिथि को क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद की सुरक्षा एवं उपयोगिता जांचने के लिए देखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्मार्ट खरीदारी का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो क्या होता है इसका कीमत, गुणवत्ता और नीतियों की तुलना यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वारंटी का संबंध मुख्यतः किससे होता है, तो उत्पादक की बिक्री के बाद मिलने वाली निर्धारित सेवा गारंटी से इसका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर नकली छूट का उदाहरण क्या है, तो इसका है कि पहले कीमत बढ़ाकर बाद में बड़ी छूट देना इसका जो है उदाहरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर उपभोक्ता का सूचना का अधिकार किससे संबंधित है, तो उत्पाद या सेवा की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि उपभोक्ता को शिकायत होने पर किस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, शिकायत निवारण अधिकार का उपयोग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है नकली या डुप्लीकेट उत्पाद की पहचान के लिए क्या करना चाहिए, तो ब्रांड, लेबल, बिल, अन्य विवरणों की जांच यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि उपभोक्ता संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा माध्यम उपलब्ध है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्थानीय बाजार के अवलोकन में निम्न में से क्या
दर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर वस्तुओं का मूल्य भी, स्वास्थ्य की स्थिति भी, भीड़ का समय भी, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि ऑब्जर्वेशन शीट्स जो है, शीट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो व्यवस्थित रूप से देखी गई जानकारी दर्ज करना होता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म एवं व्यवस्थित अवलोकन से किस क्षमता का विकास होता है, तो इसका निरीक्षण एवं विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है कि आपके मेडिसिन से स्ट्रिप पढ़ते समय निम्न में से किस जानकारी को देखना महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर दवा का नाम, एक्सपायरी डेट और आपकी मात्रा यानी उपयुक्त सभी सारी की सारी जानकारी देखना बड़ा ही जरूरी होता है। इंटरनेट पर किसी घरेलू उपचार के स्वास्थ्य संबंधी दावे को स्वीकार करने से पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जांच लेनी जरूरी होती है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि छात्रावास से अथवा परिसर में जो फायर एग्जिट की जानकारी क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फर्स्ट एड्स का क्या अर्थ है, तो चोट या आपातकाल स्थिति में दी जाने वाली प्रारंभिक जो सहायता होती है वो इसके लिए जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मोबाइल रिचार्ज योजना चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी वास्तविक आवश्यकता और उपयोग जो है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है OTT सब्सक्रिप्शन की तुलना करते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपकी कीमत, उपलब्ध सामग्री और सब्सक्रिप्शन की अवधि और सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है UPI का उपयोग करते समय सबसे सुरक्षित व्यवहार कौन सा है, तो सबसे सुरक्षित व्यवहार है भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता और राशि की जांच करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है UPI पिन के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो इसका है इसे गोपनीय रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, इसे गोपनीय रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है फिशिंग लिंक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है OTP के संबंध में सही सावधानी जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है आपके OTP किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ऑनलाइन रिव्यूज का मूल्यांकन करते समय किस बात से सावधान रहना चाहिए, तो यहाँ पर जो है बहुत कम समय में बड़ी संख्या में सामान का जो है रिव्यू यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। केवल जो है आपके अत्यधिक प्रशंसा वाले रिव्यू से सावधान रहिए। स्पॉन्सर्ड या पेड रिव्यू से सावधान रहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है किसी ऑनलाइन उत्पाद की विश्वसनीयता जांचने का बेहतर तरीका क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न स्रोतों से जानकारी की तुलना करना, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में सामान्यतः क्या जानकारी मिलती है, तो इसके अंदर खातों में जमा एवं निकासी का विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है मिनिमम बैलेंस का अर्थ क्या है, तो खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है विभिन्न सेविंग अकाउंट्स की तुलना करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर ब्याज दर, न्यूनतम शेष राशि और सेवा शुल्क एवं उपलब्ध सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है यदि किसी ऑनलाइन खरीदारी में संदिग्ध लिंक प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए, तो लिंक की विश्वसनीयता की जांच कर ही आगे बढ़ना चाहिए। जांच करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्मार्ट उपभोक्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जानकारी प्राप्त करके तुलना एवं सत्यापन के बाद निर्णय लेना होता है। तो आज आपके जो है MCQ वाले जितने भी क्वेश्चन थे सभी यूनिट के जो है हमने कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करना है। और शाम 8 बजे जो है महामैराथन क्लास को जो है जरूर आप जो है ज्वाइन करिएगा। उसके अंदर सभी यूनिट के जो है आपके MCQ भी आने वाले हैं। सभी यूनिट के आपके जो है आपके जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर उसके अंदर ऐड करने वाले हैं और बाकी जो महत्वपूर्ण आपके निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं वो उनको भी हम आपको उस क्लास के अंदर बताने वाले हैं। तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।